पीछे जाना था मूवी देखने के लिए। जब वो स्टोर पर आया तो देखा आशना का मूड पहले से खराब था। वो एक लड़के पर चिल्ला रही थी। उसके कुछ कहने से पहले आशना बोली, तुम्हें जो चाहिए तुम खुद ढूंढ लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। नक्श आशना को देखते हुए उस स्टोर में घूम रहा था, क्या लेना था उसे खुद पता नहीं था। उसे वहां एक ब्रेसलेट दिखाई दिया जो काफी यूनिक था और शायद वो आर्या के हाथों में और अच्छा लगता। नक्श ने उस ब्रेसलेट को लिया और आशना के पास चला गया और उसे अपना कार्ड देते हुए बोला, वैसे आज तुम ऐसे फूलन देवी क्यों बनी हुई हो? नक्श के मुंह से अपने लिए फूलन देवी सुनकर आशना का पारा हाई हो गया था। उसने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, लूक मिस्टर, जबान संभाल कर बात करना। मैं तुम्हें कहा से फूलन देवी दिखाई दे रही हूँ? कभी खुद को देखा है आईने में? बंदर लगते हो और तुम्हारी आंखें मेंढक जैसी है और तुम्हारी नाक सुअर जैसी है और तुम गधे जैसे चलते हो। आशना की बातें सुनकर नक्श शौक में खड़ा था, पर एक पल के बाद वो बोला, तुम मेरे बारे में बात कर रही थी या अपना इंट्रोडक्शन दे रही हो? नक्श की बात सुनकर आशना ने अपने हाथ में पकड़ा कार्ड टेबल पर पटका और नक्श की तफ्फा बढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आशना ने नक्श पर झपटा मारा था। तभी कल की लड़की भागती हुई बीच में आई और उसने आशना को पकड़ लिया, पर आशना के हाथ का नाखून नक्श के गाल पर हल्का सा टच हो गया था। उसने आशना को घूरते हुए कहा, बिल्ली कहीं की उस लड़की ने आशना को हाथ पकड़कर वापस चेयर पर बिठाया और नक्श का पेमेंट कर उसे उसका कार्ड वापस कर दिया। वो लड़की आशना को शांत कराते हुए बोली, तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर कैसे उतार सकती हो? क्या जरूरत थी उस लड़के को इतना सब बोलने की? आशना चीढ़ते हुए बोली, नीकी, तुझे नहीं पता उसने पहले मुझे छेड़ा था। अच्छा छोड़, पहले तू शांत हो, जा और बता कल क्या हुआ था घर में? मेरी मॉम से मुझे पता चला। तेरे लिए कोई रिश्ता आया है क्या? कल लड़के की फैन मिली तुझसे मिलने आई थी। क्या आंटी को ये रिश्ता पसंद है? आशना और भड़कते हुए बोल, नहीं अभी नहीं आए, पर शायद उनका बेटा परसों इंडिया आने वाला है, तो वो भी उसी दिन हमारे घर आने वाले हैं शादी की बात करने। आशना की बात सुनकर नक्श जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देखकर आशना बोली, ए बंदर, अब तुम किस बात पर हंस रहे हो? नक्श हंसते हुए बोला, अरे बंदरिया, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा छिपकली जैसा चेहरा देखकर ही वो लड़का उलटे पैर भाग जाएगा। तुम्हारे साथ शादी करके उसे अपनी जान थोड़ी गंवानी है। आशना गुस्से में उसे कुछ कहती, उससे पहले नक्श हंसता हुआ बाहर चला गया था। दूसरी तरफ विवान ऑफिस से वापस आ रहा था, तभी उसकी नस सड़क किनारे खड़ी धरा पर गई, जो शायद टी नक्सी के आने का वेट कर रही थी। विवान ने अपनी गाड़ी धरा के पास रोकी। विवान को देखकर धरा ने स्माइल करते हुए कहा, आप यहाँ? विवान ने गाड़ी से उतरकर उसके लिए गाड़ी का गेट खोलते हुए कहा, हाँ घर जा रहा था, तुम्हें देखा तो रुक गया। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धरा मना नहीं कर पाई, क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए गेट खोल दिया था। धरा गाड़ी में बैठ गई थी। आज दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था। फिर विवान धरा को उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया। मयांक ने एक छोटा सा फूलों का बुके लिया और हॉस्पिटल आ गया था। जब वो नेहा के रूम के बाहर आया तो उसने विंडो से ही नेहा को देखा, जो सो रही थी। मयांक दिल से मजबूर होकर यहाँ तक आ तो गया था, पर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नेहा से मिलने की, और वो वहीं खड़ा बस नजर भर नेहा को देख रहा था। मयांक वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर एक कपल पर पड़ी। उनके गोद में एक क्यूट सी लड़की थी। शायद वो ठीक होकर हॉस्पिटल से घर जा रही थी, पर वो मयांक के हाथों में पकड़े फूलों को देख रही थी। मयांक ने स्माइल करते हुए उस बुके को उस लड़की को देते हुए कहा, ये तुम्हारे जैजी परी के लिए। उस लड़की ने भी स्माइल करते हुए जल्दी से वो बुके अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ लिया था। मयांक ने भी स्माइल करते हुए उसे बाय कहा। उस लड़की के जाने के बाद मयांक ने नेहा को एक नजर देखा और वहां से जाने लगा। तभी नेहा के डेंड, जो कब से खड़े उसे देख रहे थे, वो बोले, मिस्टर मयांक, आप नेहा के दोस्त हैं, मुझे पता नहीं था, और आप नेहा से मिले बिना ही यहाँ से जा रहे थे। मयांक ने अपने चेहरे के भाव पहले छुपा लिए थे। वो एक स्माइल के साथ बोला, हाँ सर, वो नेहा सो रही है,
तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। उसे अभी आराम की जरूरत है। मैं कल उससे मिलने आ जाऊंगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। इतना बोल मयांक वहां से चला गया था। वाधवा तो उसे देखते ही रह गए थे। वही रूम के अंदर अचानक नेहा की नींद खुली और उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी बाहर मयांक की आवाज सुनी, पर वो बेड से नीचे नहीं उतर सकती थी। उसके पैरों में अभी चोट थी। नेहा की आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। पेनलेस में जब से नक्श घर आया था, वो दादी के रूम में बैठा था और रूम का गेट बंद था। वहीं बाकी सब ये समझ नहीं पा रहे थे दोनों में ऐसी कौन सी बातें हो रही थी जो इतनी सीक्रेट थी। सब चुपचाप बैठे उनका इंतजार कर रहे थे, पर प्रेम को चैन कहाँ मिलने वाला था। वो बस दादी के रूम के बंद गेट को देखकर अपने नाखून चबा रहा था। उससे अब और सब्र नहीं हो रहा था। वो उठा और आर्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, भाभी आप ना मेरे साथ चलो, इन्हें बैठने दो। ऐसे ही आर्या ने भी प्रेम की बात मान ली और उसके साथ बाहर जाने लगी। वहीं ईशान प्रेम को वार्न करते हुए बोला, ए शैतान, आज कोई बेवकूफी मत करना और खरगोश का ख्याल रखना, उसे परेशान मत करना। प्रेम ने बस मुंह बनाकर ईशान को देखा और आर्या को लेकर बाहर गार्डन में आ गया। क्या करेंगे मिस्टर वाधवा नेहा और मयांक के बारे में जानकर? नक्श और दादी की इस बात की डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे जाते हुए प्रेम को देखकर ईशान प्रेम को वार्न करते हुए बोला, ए शैतान, आज कोई बेवकूफी मत करना और खरगोश का ख्याल रखना, उसे परेशान मत करना। प्रेम ने बस मुंह बनाकर ईशान को देखा और आर्या को लेकर बाहर गार्डन में आ गया। अब आर्या और प्रेम ने मिलकर वहां रखे सामान का ढेर बना दिया और एक दूसरे की मदद से उसके ऊपर चढ़ गए और दोनों दादी के रूम की विंडो से अंदर देखने लगे थे। उन दोनों को नक्श और दादी सोफे पर बैठे हुए दिखाई दिए और वो दोनों बातें कर रहे थे, पर वो क्या बोल रहे थे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा था। वही अद्वैत जो अब भी घर आया था और अभी घर के अंदर जा रहा था, तभी उसकी नजर गार्डन में प्रेम और आर्या पर गई। उसने अपने आप से कहा, ये दोनों ऐसे बंदर की तरह विंडो से क्यों लटक रहे हैं और ये ऐसे यहाँ से घर के अंदर क्या देख रहे हैं, और ये तो दादा दादी का रूम है ना, आखिर चल क्या रहा है दोनों के दिमाग में। इधर प्रेम ने धीरे से कहा, भाभी क्या फायदा हुआ इतनी सारी मेहनत करने का, वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमें सुनाई नहीं दे रहा ना। प्रेम की बात सुनकर आर्या बोली, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो हम यहीं से अंदर चले जाते हैं। आर्या ने इतनी जोर से कहा था कि दीदी और नक्श ने भी उसकी बात सुन ली थी और नक्श ने अपना माथा पीट लिया और अब दोनों विंडो से नीचे झुककर छुप गए थे। पर इस चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों सीधे नीचे जमीन पर गिर पड़े। अब अद्वैत वहां खड़े उन्हें ऐसे घूर रहा था जैसे दोनों को कच्चा ही निगल जाएगा, पर दोनों अपने ही लगे हुए थे। प्रेम जल्दी से खड़ा हो गया और उसने आर्या को हाथ देकर उठा लिया। जब प्रेम ने आर्या को देखा तो उसके बालों में सूखी पत्तियां फंसी हुई थीं और प्रेम के भी। दोनों अब एक दूसरे की मदद कर रहे थे बालों से कचरा साफ करने में। पर तभी आर्या को कुछ सूझा और वो बोली, रुकिए भाई, और आपका फोन कहाँ है? तो प्रेम ने उसका फोन आर्या को दे दिया। आर्या ने जल्दी से कीएन मेरा ऑन किया और दोनों की सेल्फी लेने लगी। प्रेम को भी ये काफी पसंद आया था। दोनों के बाल बिखरे हुए थे और उसमें सूखी पत्तियां फंसी हुई थीं और अब दोनों अजीब अजीब शक्ल बनाकर सेल्फी ले रहे थे। इस टाइम में आर्या तो जैसे अपने लाइफ की सच्चाई तो जैसे भूल ही गई थी और प्रेम को तो बस ऐसी मस्ती में रहना पसंद था। दोनों की बचकानी हरकतें देखकर नक्श और दादी स्माइल कर रहे थे। तभी अचानक आर्या की नजर अद्वैत पर गई जो उन्हें ही घूर रहा था। वैसे प्रेम और आर्या को ऐसे देखकर उसका गुस्सा गायब हो गया था, पर वो अपने चेहरे से दिखाना नहीं चाहता था। वो अपना चेहरे के भाव वैसे ही सख्त बनाए उनकी तरफ बढ़ने लगा था। अद्वैत को अपनी तरफ आते देखकर आर्या ने प्रेम को कोहनी मारकर सामने देखने का इशारा किया तो प्रेम अद्वैत को वहां देखकर घबरा गया था। प्रेम और आर्या ने एक साथ कहा, ये गुस्सैल सांड की तरह हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? दोनों ने एक ही बात बोली थी और अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें हंसी भी आ रही थी, पर अद्वैत का डर इतना था कि दोनों किसी भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप खड़े थे। वही अद्वैत आज पहली बार प्रेम के चेहरे पर डर देख रहा था। वो शैतानियां तो पहले से करता था
और अद्वैत उसे पनिशमेंट भी देता था, पर वो उससे कभी डरता नहीं था। अद्वैत भी समझ रहा था कि प्रेम के चेहरे पर जो डर है वो बस आर्या के लिए है। पहले की तरह कहीं वो आर्या को कोई पनिशमेंट ना दे दे। और उसका अंदाजा सही निकला। उसके पास जाते ही प्रेम बोला, भाई ये सब मैंने किया है, भाभी तो बस मुझे यहाँ बुलाने के लिए आई थी। अद्वैत ने कुछ नहीं कहा। उसने बारी बारी दोनों को घूरा और बोला, चलो अंदर, और चला गया। आगे जाते ही अद्वैत के होठों पर स्माइल थी। प्रेम और आर्या इतने फनी लग रहे थे कि उसे भी हंसी आ गई थी। अद्वैत के जाते ही दोनों ने राहत की सांस ली और खुद को अच्छे से क्लीन कर अंदर चले गए थे। इधर अद्वैत जब रूम में आया तो उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से एक आदमी बोला, सर जतिन के आदमी पागलों की तरह आज भी पूरे शहर में घूम रहे थे। वो एक लड़की की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहे थे। शायद वो जतिन की बेटी को ढूंढ रहे थे जो कुछ हफ्तों से लापता है। उसकी बात सुनकर अद्वैत ने कहा, और कोई खबर? और उस पर दिन रात नजर बनाए रखना, मुझे उसकी हर पल की खबर चाहिए। इतना बोलकर अद्वैत ने फोन कट कर दिया और पीछे पलटा तो उसके पीछे आर्या खड़ी थी। आर्या को देखकर अद्वैत उसकी तरफ बढ़ गया। अद्वैत को अपनी तरफ आते देखकर आर्या अपने कदम पीछे लेने लगी थी, पर वो पीछे दीवार से टकराई और अद्वैत उसके सामने खड़ा था। वो साइड से जाने लगी तो अद्वैत ने अपना हाथ उसके बगल में दीवार पर रख दिया। अब आर्या दूसरी साइड से जाने लगी तो उसने दूसरी साइड भी दूसरा हाथ रख दिया। अब वो उसके और दीवार के बीच फंसी थी और वो उसके चेहरे पर झुकता जा रहा था। उसके पास आने से आर्या की धड़कनें बढ़ने लगी थी। अब ये डर की वजह से थी या कुछ और वजह से थी, पता नहीं। आर्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अद्वैत ने उसके चेहरे पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा, तो तुम छुपकर दूसरों की बातें भी सुनती हो? और अभी भी क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी? अद्वैत की बात सुनकर आर्या ने झट से अपनी आंखें खोली और बोली, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी, मैं तो अभी अभी रूम में आई थी। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? उसकी बात सुनकर आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, यकीन करना हो तो करिए, वरना जाने दीजिए, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। आप तो वही करते हैं जो आपको करना होता है, तो आपकी मर्जी, आप जो सोचे। अद्वैत तो उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ मिनट उसकी आंखों में देखने से पता नहीं अद्वैत को क्या होने लगा था। वो एक झटके से उससे दूर हुआ और बाथरूम में चला गया। अभी उसे फ्रेश होना था। आर्या को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया। उसे लगा था अद्वैत आज फिर से उसे हर्ट करेगा, पर वो तो उसे कुछ बोले बिना ही चला गया था। फिर आर्या ने अपने मन में कहा, वो कौन सा नॉर्मल इंसान है जो समझ में आ जाएगा, वो भी उन लोगों में से एक है। ये बात सोचते ही आर्या को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा था, पर उसने गहरी सांस ली और चली गई। इधर विवान आज उसी जगह धरा का वेट कर रहा था जहां से कल उसने धरा को लिफ्ट दी थी। वो गाड़ी में बैठकर उसका वेट कर रहा था, तभी उसे धरा आती हुई दिखाई दी। विवान की गाड़ी देखकर धरा भी उसके पास आ गई थी और वो भी बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई थी। वो समझ गई थी विवान उसका ही वेट कर रहा था। दोनों बातें करते हुए धरा के घर तक आ गए थे। धरा को छोड़कर विवान चला गया। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे। विवान तो पहली नजर में धरा से प्यार कर बैठा था और अब धरा भी विवान को पसंद करने लगी थी। कुछ मुलाकातों में ही विवान ने उसके दिल में जगह बना ली थी। दूसरी तरफ प्रत्यूष की आज एक डिनर मीटिंग थी, तो वो अपनी मीटिंग खत्म कर घर वापस जा रहा था। रात का टाइम था तो सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। प्रत्यूष अपने ही ख्यालों में खोया गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी स्पीड भी कम थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे चल रही एक लड़की पर पड़ी जो अपनी ही धुन में चलती जा रही थी। उसे देखकर प्रत्यूष ने अपनी गाड़ी की स्पीड और कम कर दी और ध्यान से उसे देखने लगा। उसे देखकर प्रत्यूष को अजीब लग रहा था। वो लड़की कोई और नहीं वृंदा थी और वो ऐसे बेख्याली से चल रही थी कि अब भी कोई गाड़ी उसकी तरफ आई तो वो उसके नीचे आ जाती। उसके हाथ में बस एक फाइल थी और वो सामने के एक मेडिकल स्टोर पर चली गई। आज इतने दिनों बाद वृंदा को देखकर पता नहीं क्यों, पर प्रत्यूष को वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हर रात उसे नींद में वृंदा की आवाज सुनाई देती थी और अभी उसने नोटिस किया था उसे वृंदा अजीब लग रही थी, तो वो वहीं पर रुक गया।
वृंदा ने मेडिकल स्टोर से कुछ मेडिसिन ली और वहां से चली गई। प्रत्यूष उसे जाते हुए बस देखता रह गया। वृंदा के जाते ही प्रत्यूष उस स्टोर पर गया और उसने उस स्टोर वाले से पूछा कि अभी जो लड़की गई है उसने वहां से क्या खरीदा था। पहले तो उस आदमी ने बताने से इनकार कर दिया था, पर जब प्रत्यूष ने उसे धमकाया तो वो डर गया। उसने बताया कि वो लड़की जो मेडिसिन लेकर गई है वो अबॉर्शन में यूज की जाती है। उस आदमी की बात सुनकर प्रत्यूष के होश उड़े हुए थे। उसने फिर से एक बार कंफर्म करते हुए कहा, अभी अभी जो अनारकली सूट में लड़की आई थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस आदमी ने भी फिर से वही कहा जो उसने पहले सुना था। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों पर प्रत्यूष को बेचैनी होने लगी थी। वो जल्दी से उस तरफ गया जहां थोड़ी देर पहले वृंदा गई थी, पर अब उसे वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो दूर तक गया था पर उसे वो लड़की नहीं दिखाई दी। प्रत्यूष ने अपना फोन निकाला और अपने असिस्टेंट से बोला, 1 महीने पहले होटल क्रिस्टल में एक लड़की काम करती थी और वो एक रात मेरे रूम में भी आई थी। मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। प्रत्यूष के असिस्टेंट ने ओके कहा और अपने काम में लग गया। उस होटल में काम करने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो होटल अद्वैत का था तो प्रत्यूष के असिस्टेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। प्रत्यूष अभी घर के बाहर ही पहुंचा था कि उसके असिस्टेंट का कॉल आया। उसने कहा, सर मैंने आपके फोन पर 1 महीने पहले उस होटल में काम कर रही सारी लड़कियों की फोटो आपको भेजी है। पहले आप एक बार कंफर्म कर दीजिए। प्रत्यूष ने अपने फोन में भेजी कुछ फोटो में से वृंदा की फोटो असिस्टेंट को वापस भेज दी और बोला, मुझे इस लड़की के बारे में हर एक छोटी बड़ी हर बात की इंफॉर्मेशन चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मुझे उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स में चाहिए। इतना बोल उसने फोन रखा और घर के अंदर चला गया। सब डिनर करके बैठे थे और वहीं दादी सबको बता रही थी कि उन्हें कल कहीं जाना है और कल कोई भी काम का बहाना नहीं बना सकता। ईशान इरिटेट होते हुए बोला, यार दादी आप पहले ये तो बताओ कि कल हमें जाना कहाँ है। आप कुछ भी तो नहीं बता रही हैं। वही। अब दादाजी थोड़ी कड़क आवाज में बोले, पहले मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है और कल कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो दादी ने कहा, हमें कल नक्श के लिए लड़की देखने जाना है तो कल हम सब वहीं जाने वाले हैं। दादी की बात सुनकर सब नक्श को घूरने लगे थे। अब सबको जानना था कब, कहाँ, कैसे और कौन है वो लड़की। सबको देखकर नक्श ने कहा, तुम सब मुझे ऐसे मत घूरो, कल जा रहे हैं ना हम, तब खुद ही देख लेना। क्या प्लानिंग चल रही थी नक्श और दादी की और कौन है वो लड़की। वृंदा की इसके लिए अबॉर्शन की मेडिसिन लेकर गई थी। क्या करना चाहता है प्रत्यूष वृंदा की इंफॉर्मेशन निकालकर। आज सब नक्श के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं और शायद शादी तय करके ही लौटेंगे। अब आगे। ईशान इरिटेट होते हुए बोला, यार दादी आप पहले ये तो बताओ कि कल हमें जाना कहाँ है। आप कुछ भी तो नहीं बता रही हैं। वही अब दादाजी थोड़ी कड़क आवाज में बोले, पहले मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है और कल कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। तो दादी ने कहा, हमें कल नक्श के लिए लड़की देखने जाना है तो कल हम सब वहीं जाने वाले हैं। दादी की बात सुनकर सब नक्श को घूरने लगे थे। अब सबको जानना था कब, कहाँ, कैसे और कौन है वो लड़की। सबको देखकर नक्श ने कहा, तुम सब मुझे ऐसे मत घूरो, कल जा रहे हैं ना हम, तब खुद ही देख लेना। नक्श की बात सब मान गए थे पर प्रेम और आर्या अभी भी नक्श को ऐसे देख रहे थे मानो कह रहे हो, नहीं हमें अभी देखना है वो लड़की कौन है। नक्श ने दोनों को देखकर कहा, आप दोनों के लिए भी कहा है मैंने, तो मुझे ऐसे देखना बंद करो तुम दोनों। नक्श की बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया था। आर्या जब भी प्रेम के साथ होती वो अलग ही लड़की बन जाती थी। दरअसल दोनों के दिमाग की वायरिंग सेम ही थी। कब कौन सा कांड कर दे पता ही नहीं चलता। सब सोने चले गए थे। अद्वैत जब रूम में आया तो आर्या पहले ही सोफे पर सो रही थी। अद्वैत ने ड्रॉर से ऑइंटमेंट निकाली और आर्या के पास नीचे बैठ गया और आर्या के एक हाथ की एल्बो पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। आर्या जब गार्डन में नीचे गिरी थी तब उसे चोट आई थी और शायद आर्या ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। दूसरी तरफ वृंदा अपने रूम में बैठी थी और बस रोए जा रही थी। वो बार बार अपनी प्रेगनेंसी किट को देख रही थी जो पॉजिटिव ही आई थी। वृंदा आज
मेडिकल स्टोर से अपने लिए मेडिसिन भी लेकर आई थी, पर उसे वो बस घूर रही थी और बेतहाशा रोए जा रही थी। उसका दिल उस मेडिसिन को खाने से मना कर रहा था, तो वही उसका दिमाग उसे खाने के लिए कह रहा था। वो अभी स्टूडेंट थी, ऐसे में वो एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती थी, और वो समाज को क्या बताएगी। आज भी हमारे समाज में बिना शादी के मां बनना किसी शाप से कम नहीं था। वृंदा के दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी और वो बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। वृंदा ने उस कीट को और मेडिसिन को उठाकर ड्रॉअर में रखा और बेड पर लेट गई। वृंदा को प्रत्यूष की जबरदस्ती याद आने लगी थी। वृंदा ने उसकी जबरदस्ती को भी अपनी किस्मत मान ली थी, क्योंकि वो जानती थी वो लड़का उस वक्त अपने होश में नहीं था। पर सुबह एक सॉरी की जगह वो उसके मुंह पर चेक मारकर चला गया था। वृंदा ने भी वो पैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए ही निकाले थे। उसकी मजबूरी ना होती तो वो उस पैसों को कभी हाथ भी नहीं लगाती। पर एक तरफ उसकी मां थी तो दूसरी तरफ उसकी अपनी लाइफ थी, और वैसे भी उसने प्रत्यूष की वजह से अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज खो दी थी। पर अभी भी वो अपनी मां के लिए जीना चाहती थी और अपने सपने पूरे करना चाहती थी। पर अब ये बच्चा, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या फैसला करे। अगली सुबह अग्निहोत्री मेंशन में जतिन अपने स्टडी रूम में बैठे थे। तभी उन्हें उनके आदमी का कॉल आया। जतिन उस पर चिल्लाते हुए बोला, 1 महीना हो गया है, मैंने तुम्हें वो फोटो भेजी थी, पर अभी भी तुम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए हो। उधर से उस आदमी ने कुछ कहा तो जतिन अपने दांत पीसते हुए बोला, वो कोई पुरानी फोटो नहीं है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं ये अभी की ली हुई फोटो है, पर मैं ये पता नहीं कर पा रहा हूं कि वो है कहां। तुम अपने और आदमी उसे ढूंढने के लिए काम पर लगाओ, मुझे आर्या किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे तुम। इतना बोलकर उसने फोन कर दिया और अपने फोन में आर्या की फोटो देखने लगा। फ्लेंच बिनक 5-6 दिन पहले जतिन अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो अननोन नंबर से किया गया था। जतिन ने मैसेज ओपन करके देखा तो उसमें आर्या की फोटो थी और नीचे लिखा हुआ था, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अभी तक तो सेफ है, पर कब तक रहेगी मैं बता नहीं सकता। तब से जतिन पागलों की तरह आर्या को ढूंढने लगा था। वो उस फोटो को देखकर ही पहचान गया था कि ये कोई पुरानी नहीं, अभी की फोटो थी। दूसरी तरफ अद्वैत को जतिन की खबर मिल चुकी थी। दरअसल जब अद्वैत को लगा कि जतिन की आर्या को ढूंढने की कोशिश कम हो गई है, तो उसने ही आर्या की फोटो जतिन को भेजी थी। जब आर्या दादा दादी के साथ गार्डन में बैठी थी, तब उसने सिर्फ आर्या की स्माइल करते हुई फोटो खींची थी और जतिन को भेज दी। जतिन ने उस नंबर को ट्रैप करने की और उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की बहुत कोशिश की, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। इधर सबका नाश्ता हो गया था और दादी ने सबको सूट पहनने को कह दिया था। इन सब में अद्वैत भी था। दादी ने आर्या के लिए एक अच्छी सी ड्रेस ऑर्डर की थी। सब निकलने के लिए तैयार थे। आर्या दादा दादी के साथ बैठना चाहती थी, पर वो उनकी गाड़ी के पास जाती उससे पहले अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर गया, तो वो भी चुपचाप उसके साथ बैठ गई थी। पर तभी प्रेम उनकी गाड़ी में पीएन सेंजर सीट पर और प्रत्यूष ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। दोनों को अपनी गाड़ी में देखकर आर्या ने राहत की सांस ली और उसे ऐसे करते अद्वैत ने देख लिया था। उसने आर्या से कहा, मैं अकेले में तुम्हें खा नहीं जाता जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। आर्या ने अद्वैत को देखा और अपने मन में बोली, अगर मौका मिले तो ये राक्षस मुझे जिंदा निगल ले। और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि इतने इनोसेंट हो। अद्वैत ने अपने फोन में देखते हुए कहा, हाँ जिंदा निगल भी लेता, पर मैं ऐसा बेस्वाद और बेकार नॉन वेज नहीं खाता। अद्वैत की बात सुनकर आर्या हैरानी से उसे देखने लगी थी। उसने अपने मन में कहा, ये शैतान तो मन की बातें भी सुन लेता है। तभी अद्वैत फिर से बोला, हाँ मैं मन की बात भी सुन लेता हूँ, और अब चुपचाप बैठो वरना मैं सच में शैतान बन जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर आर्या एक ओबीडेंट बच्चे की तरह बैठ गई थी। अद्वैत को पता था जतिन के आदमी हर गली, हर छोटे बड़े इलाके में आर्या को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उसने आर्या को अपने साथ बिठा लिया था। थोड़ी देर में सब एक घर के बाहर खड़े थे। वो घर एक कॉलोनी में था। नक्श ने डोरबेल बजाई
तो एक लेडी ने गेट खोला। तो नक्श ने कहा, ये आशना का ही घर है ना? तो उस औरत ने हाँ कहा। तो नक्श उनसे बोला, आंटी मैं आशना का बॉयफ्रेंड हूं। नक्श की बात सुनकर उस औरत के होश उड़े हुए थे, पर जब उसने दादी को देखा तो बोली, आप पहले अंदर आ जाइए। तो एक के बाद एक अंदर आ रहे थे। उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड अपनी 7 पूछते लेकर उनके घर आया था। आशना की मां के तो समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। दादी ने उन्हें बैठने के लिए कहा। आशना के डैड नहीं थे, बस एक भाई था जो अपनी वाइफ के आगे एक शब्द भी नहीं बोल सकता था। घर में शोर सुनकर आशना का भाई और भाभी बाहर आ गए थे और घर में इतने सारे लड़कों को देखकर हैरान हो गए थे। दादी ने वनीता जी से कहा, नमस्ते, मैं संजीवनी कुंद्रा और मैं अपने पोते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। दादी की बात सुनकर आशना का भाई मनोज अचानक से अद्वैत को देखकर बोला, आप मिस्टर अद्वैत कुंद्रा है ना? कुंद्रा कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अद्वैत ने हाँ में अपना सर हिलाया। अद्वैत को देखकर मनोज के पसीने छूटने लगे थे। वो कुंद्रा कंपनी के अंडर एक स्टोरेज में काम करता था, पर आज तक वो अद्वैत को देख भी नहीं पाया था और आज वो खुद उसके घर में बैठा था। मनोज की बात से सबको पता चल गया था कि सामने बैठे लोग कौन थे। आशना की मां से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पर हम आपके घर की बराबरी कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब है हम। पर तभी दादी बोली, देखिए वनीता जी, मेरा पोता आशना से प्यार करता है और मेरे लिए पैसों से बढ़कर मेरे पोते की खुशियां हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप अपनी बेटी की शादी नक्श से कराएं। दादी की बात वनीता समझ रही थी, पर वो फिर भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। पर जब वनीता ने अपनी बहू के बारे में सोचा तो कुछ सोचकर वो बोली, ठीक है, पर फिर मैं चाहती हूं कि आप कल ही दोनों की शादी करा दीजिए और आशना को अपने घर की बहू बनाकर लेकर जाइए। वनिता की बात सुनकर दादी और वहां बैठे सभी लोग हैरानी से वनिता को देख रहे थे, पर दादी ने कहा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम कल ही कोर्ट में निवेदन करेंगे। नक्श आशना की भाभी को देख रहा था, जो गुस्से से अपने पति और सास को घूर रही थी, और उसे देखकर ही नक्श समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने दादी को भी इशारा कर दिया था। दरअसल उसे आशना की शादी अपने भाई से करवानी थी। उसका भाई जो एक नंबर का अय्याश और नशेड़ी लड़का था, पर उसे आशना पसंद थी। उसने अपनी बहन से कहा था कि अगर उसने आशना की शादी उससे करवा दी तो वो स्टोर उसे दे देगा। वो स्टोर जो आशना चलाती है वो आशना के नाम था, पर उसकी भाभी शुरू से उस स्टोर पर नजर थी और अब भाई बहन मिलकर उससे वो स्टोर छीनना चाहते थे। पर नक्श की वजह से अब उसका प्लान फेल होने वाला था। सब बातें कर रहे थे। दादी ने सबकी पहचान करवाई थी और कल के बारे में सब डिस्कस कर रहे थे। मनोज तो अपनी वाइफ के पास खड़ा था और संगीता सबको घूरते हुए अपने दांत चबा रही थी। वहीं हमारे प्रेम और आर्या की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसे देखने के लिए वो सब यहाँ आए थे। तभी एक लड़की ढबड़ाते हुए नीचे आई और जोर से बोली, माँ मेरा टिफिन कहाँ है? मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगी, मुझे लेट हो रहा है। मेरा टिफिन दे दो, मैं स्टोर पर जाकर नाश्ता कर लूंगी। उसकी आवाज से सब उसे देख रहे थे और आशना अपने हाथ में वॉच पहनते हुए बोल रही थी और बाहर की तरफ चली आ रही थी। आशना ने ब्लू जीन्स पर व्हाइट टॉप पहना हुआ था और ऊपर से जीएन किट पहन रखा था। उसने अपने बालों की पोनीटेल बना रखी थी, आंखों में काजल, होठों पर लिप ग्लॉस। आशना बहुत क्यूट लग रही थी। दादी ने जब उसे देखा तो उनके चेहरे पर स्माइल आग थी और वही नक्श तो बिना पल के झपकाए उसे ही देख रहा था। सब चुप थे, पर तभी वहां आर्या की आवाज आई, नक्श भाई आपकी होने वाली वाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है। उस आवाज को सुनकर आशना ने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा। वहां टोटल 10 लड़के थे और एक प्यारी सी लड़की और दादी। आशना कुछ कहती उससे पहले वनिता बोली, बेटा यहाँ आओ। तो आशना उनके पास चली गई। वनिता ने दादी की तरफ इशारा किया तो आशना ने दादी के पैर छुए। तभी वनिता बोली, पहले तुम यहाँ बैठो, मैंने इनके पोते के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है और कल ही तुम दोनों की शादी होगी। वनिता की बात सुनकर आशना को जैसे शॉक लगा था। उसने कहा, माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है?
मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। आशना की बात सुनकर जहाँ उसकी भाभी खुश हो गई थी, वही वनिता ने थोड़ा रूढ़ होते हुए कहा, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और ये शादी कल ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ की बात सुनकर आशना ने किसी की तरफ नहीं देखा और उठकर अपने रूम में चली गई। उसकी आंखें भर आई थीं। उसके जाते ही वनीता बोली, वो मेरे वजह से अभी शादी नहीं करना चाहती है। उसे लगता है उसके जाने के बाद मेरा क्या होगा। पर उसे भी तो ये बात समझना चाहिए कि लड़की को टाइम रहते शादी कर लेनी चाहिए। वो ऐसे पूरी लाइफ नहीं काट सकती है। आज अगर उसके पापा होते तो शायद, ये बोलते हुए वो रुआसी हो गई थी। वही नक्श बोला, आंटी आप टेंशन मत लेना, और मैं ये बात पहले से जानता था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, पर मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं कभी भी उसे किसी बात के लिए परेशान नहीं होने दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वो मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। अपने साथ लाया सामान वहीं रखकर सब वनिता की इजाजत लेकर वहां से चले गए थे। सबके जाने के बाद वनिता आशना के रूम में आ गई थी। आशना ने अपनी माँ को देखकर कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये शादी नहीं करने वाली। तो वनिता बोली, ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। मैं भी आज से कोई मेडिसिन नहीं लूंगी। एक बार मैं मर गई तो करती रहना अपनी मनमानी। वनिता की बात सुनकर आशना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? तो वनिता ने प्यार से कहा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। बेटा प्लीज मेरी बात मान जाओ, और अगर तुमने कल कोई तमाशा किया तो तुम मुझे मरा हुआ देखोगी, तुम्हारे पापा की कसम। इतना बोलकर वो वहां से चली गई थी। इधर नक्श ने 2 गार्ड को आशना के घर के बाहर नजर रखने के लिए कहा था। उसे पता नहीं क्यों संगीता पर शक हो रहा था। नक्श किसी के चेहरे और आंखों में देखकर उसके दिमाग को भी पढ़ सकता था, और वो संगीता को देखकर समझ गया था ये औरत ठीक नहीं थी, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने आशना की सेफ्टी के लिए 2 गार्ड अरेंज किए थे, और थोड़ी देर बाद वो आशना के घर के बाहर गाड़ी में बैठे थे। दूसरी तरफ प्रत्यूष वहां से सीधे अपने ऑफिस चला गया था। लंच टाइम तक तो उसकी मीटिंग चलती रही। जब वो फ्री हुआ तो उसका असिस्टेंट उसके केबिन में आ गया और बोला, सर, उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। उसका नाम वृंदा त्रिपाठी है। वो अभी 20 साल की है। वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो एक आर्ट स्टूडेंट है और वो पिछले साल कॉलेज की टॉपर रह चुकी है। वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। असिस्टेंट की बात सुनकर प्रत्यूष बोला, तो वो होटल में जॉब क्यों करती है? सर, 2 महीने पहले उसकी माँ की तबीयत खराब हुई थी। जब उनके टेस्ट किए तो पता चला उन्हें ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। उनका ऑन ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो अपनी माँ के ऑन ऑपरेशन के पैसों के लिए कॉलेज छोड़कर हैटल में जॉब कर रही थी। और एक बात है सर, उसका एक भाई भी है जो 1 साल पहले अपनी वाइफ को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था, और जाते जाते उसने अपनी माँ के घर के सारे पेपर्स एक आदमी के पास गिरवी रखकर उससे 10 लाख रुपए लिए थे। उसने जाने के बाद एक बार भी अपनी माँ और बहन के बारे में नहीं सोचा, और वो आदमी जिससे उसने पैसे लिए थे, उसकी वृंदा पर नीयत खराब हो गई थी। वो उसे धमका रहा था। वो आदमी पहले से शादीशुदा है, पर वो वृंदा को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता था, इसीलिए वो उस पर प्रेशर बना रहा था। पर पिछले महीने पता नहीं उसके पास कहां से पैसे आए। उसने उस आदमी को 20 लाख रुपए दे दिए और अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाया है। उसने 1 महीने पहले ही होटल की जॉब छोड़ दी है, और अब वो वापस अपने कॉलेज जाती है। मैंने उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाया है। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए थे, प्रत्यूष ने उससे कहा। और उसकी पर्सनल लाइफ, उसके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह। क्या कल नक्श और आशना की शादी होगी? अब प्रत्यूष आगे क्या करने वाला है वृंदा की इंफॉर्मेशन जानकर? अब आगे प्रत्यूष का असिस्टेंट प्रत्यूष को वृंदा की इंफॉर्मेशन डिटेल में बता रहा था, तो चलिए जानते हैं क्या होता है आगे। सर, वो आदमी पहले से शादीशुदा है, पर वो वृंदा को अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखना चाहता था, इसीलिए वो उस पर प्रेशर बना रहा था। पर पिछले महीने पता नहीं उसके पास कहां से पैसे आए। उसने उस आदमी को 20 लाख रुपए दे दिए और अपनी माँ का ऑपरेशन भी करवाया है। उसने 1 महीने पहले ही होटल की जॉब छोड़ दी है, और
अब वो वापस अपने कॉलेज जाती है। मैंने उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मंगवाया है। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए थे, प्रत्यूष ने उससे कहा। और उसकी पर्सनल लाइफ, उसके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड वगैरह। प्रत्यूष की बात सुनकर उसका असिस्टेंट एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो गया था, क्योंकि उसका बॉस कभी किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं था और आज वो एक लड़की की इंफॉर्मेशन पूछ रहा था। कुछ पल रुककर वो बोला, नहीं सर, उसके कोई खास फ्रेंड नहीं है, जो भी है बस क्लासमेट है, जो कॉलेज तक ही सीमित है। वृंदा को कभी घूमने जाते या फिर पार्टी करते नहीं देखा गया है। वो कॉलेज से सीधे घर जाती है और बचा हुआ टाइम वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बिताती है। उसका बॉयफ्रेंड तो दूर कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। और हाँ सर, 2 दिन से उसे मेडिकल स्टोर पर जाते हुए देखा गया है और आज वो अपने घर पर है। शायद उसकी तबीयत खराब है। वृंदा की सारी डिटेल्स बताकर असिस्टेंट बाहर चला गया था और वही प्रत्यूष को पता नहीं क्यों पर बेचैनी महसूस होने लगी थी। वो अब वृंदा की प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहा था। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो प्रेग्नेंट है, तो क्या वो बच्चा मेरा है? क्या उस दिन की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये बात मैं किसी और से पूछ भी नहीं सकता। क्या मुझे इस बारे में दादी से बात करनी चाहिए? पर क्या वो मुझे समझेगी? अगर दादी ने मुझे गलत समझ लिया तो दादी को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी कि मैंने एक लड़की के साथ ऐसा किया है। प्रत्यूष अपने ही उलझन में फंसा हुआ था। सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था, पर वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। और ऊपर से वो वृंदा को पहले जैसा समझ रहा था। वो वैसी लड़की नहीं थी, ये तो उसकी मजबूरी थी शायद, जो उसने वो पैसे लिए थे। दूसरी तरफ वृंदा उठ गई थी और उठते ही उसके दिमाग में वही सब चलने लगा था। पर अब उसने उस मेडिसिन को ना खाने का फैसला कर लिया था। वृंदा ने सोच लिया था कि वो उसकी माँ को मना लेगी और उन्हें ये बताएगी कि वो एक लड़के से प्यार करती है, पर वो लड़का उसे धोखा देकर भाग गया है। वृंदा अपनी माँ को सच नहीं बताना चाहती थी, वो बुरी तरह टूट जाती। दूसरी तरफ वनिता आशना से बात कर अपने रूम में आ गई थी। उन्हें खुद भी आशना के लिए बुरा लग रहा था, पर वनिता के ऐसा करने के पीछे की वजह संगीता थी। 2 दिन पहले वनिता को प्यास लगी थी और वो पानी लेने किचन में जा रही थी। तब संगीता अपने भाई से फोन पर बातें कर रही थी, पर जैसे ही उसने आशना का नाम लिया, वनिता के कदम रुक गए। संगीता अपने भाई से बोल रही थी, अगर आशना और वनिता इस शादी के लिए नहीं माने तो तुम आशना को उठाकर लेकर जाओ और उससे जबरदस्ती शादी कर लो। एक बार शादी और हनीमून हो गया तो दोनों कुछ नहीं कर पाएगी और उन्हें इस शादी को मानना ही होगा। अपनी बहू के इरादे सुनकर वनिता के होश उड़े हुए थे और इसीलिए उन्होंने अपनी फ्रेंड से जल्द आशना की शादी करने की बात कही थी। और वो 2 दिन बाद आने वाले थे, पर उससे पहले नक्श उनके घर आया था और जब उसने कहा कि वो आशना से प्यार करता है तो उनके दिल में एक उम्मीद जागी कि अगर नक्श उससे प्यार करता है तो वो उसे संभाल लेगा। पर अभी भी वनिता आने वाले खतरे से अनजान थी जो उनके घर के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ अद्वैत जतिन को परेशान कर रहा था। उसने जतिन के 2 नए कॉन्ट्रैक्ट जो आज उसे मिलने वाले थे। अद्वैत ने ऐन मौके पर वहां जाकर सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गए। जतिन ने सोचा भी नहीं था कि अद्वैत इतने छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए खुद वहां आएगा और वो उससे छीन लेगा। वो अद्वैत के लिए मामूली कॉन्ट्रैक्ट थे। कोई और दिन होता तो वो उसमें शामिल ही नहीं होता, पर ये जतिन की कंपनी के लिए जरूरी बन गए थे। डूबते को 3 के सहारा। वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट उसे काफी मदद कर सकते थे, पर अद्वैत ने ये मौका भी उससे छीन लिया था। जतिन बस गुस्से से अद्वैत को घूर रहा था। अद्वैत की ये चाल जतिन पर भारी पड़ी थी, पर अद्वैत ने एक नजर भी जतिन के तरफ नहीं देखा था। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद वो वहां से निकल गया था। जतिन को आज अद्वैत को जान से मारने का मन कर रहा था। एक तो पहले ही आर्या किसी के पास थी, इसीलिए जतिन टेंशन में था और कंपनी की बगड़ती हालत, ऊपर से एक रास्ता दिखा था कंपनी को प्रॉफिट में लाने का। ये भी मौका उसके हाथ से चला गया था। अब उसकी आखिरी उम्मीद थी
आर्या। इस वक्त नक्श भी अद्वैत के साथ ही था। दोनों जब गाड़ी में बैठे तो नक्श बोला, भाई क्या आपने उसका चेहरा देखा था? एक बार आपको उसे देखना चाहिए था भाई। उसके चेहरे से पता चल रहा था वो अंदर से गुस्से में उबल रहा था। नक्श की बात सुनकर अद्वैत के होठों पर स्माइल आ गई थी। मैं उसे ऐसे ही तीली मिलाते हुए देखना चाहता हूँ। वो गुस्से में हो पर वो कुछ कर ना पाए, तब उसकी वो बेबसी देखकर मुझे सुकून मिलेगा। मैं उसे एक झटके में बर्बाद नहीं करने वाला। मैं उसे हर दिन हर पल तिल मिलाते देखना चाहता हूँ। ये सब बोलते हुए अद्वैत की आंखों में आज अलग ही भाव थे, गुस्सा नफरत के सिवा उसकी आंखों में एक और दर्द भरा भाव था। जतिन ने अद्वैत से उसकी सबसे कीमती और प्यारी चीज छीन ली थी और अब वो उसे बस तड़पाना चाहता था। विला में आर्या और दादी अपने लिए कल के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी और दादाजी बस बैठे बैठे दोनों को घूर रहे थे। दादाजी बोले, अभी तो घर में सिर्फ 2 औरतें हैं, तो दोनों के एक दिन के पहनने के कपड़े सिलेक्ट करने में आधा दिन निकल गया। जब तुम्हारे सारे पोतों की शादी होगी तब क्या होगा? तब तो पता नहीं, शहर के सारे मॉल के कपड़े यही मंगवाने पड़ेंगे। दादाजी की बात पर आर्या को हंसी आ गई थी, तो वही दादी बिगड़ते हुए बोली, उस वक्त मॉल को घर लाने की क्या जरूरत है? हम सब खुद मॉल चले जाएंगे। और आज भी चले जाते, पर अद्वैत ने मना कर दिया। दादी की बात सुनकर दादाजी चुप हो गए थे, पर वहीं आर्या उदास हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही इस घर की 4 दीवारों में कैद होकर गुजरेगी? मैं कभी बाकी लड़कियों की तरह खुश नहीं रह सकती। मैंने ऐसा भी क्या किया होगा जो मेरी लाइफ इतनी खराब है? आर्या के उदास चेहरे को देखकर दादाजी बोले, चलो जल्दी करो, अभी तुम्हें ज्वेलरी भी तो सिलेक्ट करनी है। तो दादी आर्या के लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करने लगी और दोनों बातों में बिजी हो गई थी। दूसरी तरफ आशना का घर। आशना आज दिन भर अपने रूम से बाहर भी नहीं आई थी और उसने लंच भी नहीं किया था। वही वनिता जी भी थोड़े टेंशन में बैठी थी। तभी उन्हें अपने घर में कुछ आवाजें आने लगी। वो अपने रूम से बाहर आई तो सामने का नजारा देखकर शॉक हो गई थी। उन्हें जिस बात का डर था वही हो रहा था। संगीता का भाई संदीप अपने 8-10 गुंडे दोस्तों के साथ उनके घर में था और संदीप आशना को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। जब वनिता ने ये देखा तो वो आशना की तरफ भागी, पर उसके दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया। वनिता संदीप से आशना को छोड़ने के लिए बोल रही थी और वहीं आशना भी संदीप से छूटने के लिए अपने हाथ पैर चला रही थी, पर कोई फायदा नहीं था। इधर नक्श को अपने गार्ड का फोन आया। वो बोला, सर अभी अभी एक लड़का अपने साथ 10 लड़कों को लेकर मीनम के घर में गया है। उन लड़कों के हुलिये से तो वो आवारा गुंडे लग रहे थे, क्या हम अंदर जाकर देखें? तो उधर से नक्श बोला, जल्दी से अंदर जाओ और याद रहे आशना और उसकी माँ को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसका ऑर्डर मिलते ही वो गार्ड घर की तरफ बढ़ गए। वहीं अंदर संदीप आशना को खींचते हुए बाहर ले जाते हुए बोला, मैं कितने सालों से तेरे पीछे पड़ा हूँ और तू किसी और से शादी करने के सपने देख रही है। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी शादी तो मुझसे ही होगी और ये बुढ़िया आज मुझे नहीं रोक सकती। और वो आशना को खींचने की कोशिश कर रहा था। आशना ने सोफे को एक हाथ से पकड़ रखा था, पर तभी जोर की आवाज से गेट खुला और सब गेट की तरफ देखने लगे थे। वहां 2 आदमी खड़े थे जो यूनिफॉर्म में ना होकर भी उनकी पर्सनैलिटी से गार्ड दिखाई दे रहे थे। वो अंदर आकर संदीप से बोले, मीनम को छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर संदीप जैसी टेढ़ी चीज पीटे बिना कहाँ मानने वाली थी, और वो सिर्फ 2 थे और उसके पास 10 लड़के थे। संदीप अकड़ते हुए बोला, अगर मरना नहीं चाहते हो तो जहां से आए हो वहीं चले जाओ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सीधे उन लड़कों पर टूट पड़े। दोनों ने बस 20 मिनट में 10 लड़कों की ऐसी पीटाई करी थी कि सारे फर्श पर बेहोश पड़े हुए थे। सबको पीटने के बाद एक गार्ड संदीप की तरफ बढ़ा तो उसने जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकाला और आशना के गर्दन पर लगाते हुए बोला, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं इसे यही मार डालूंगा। आशना भी बेहद डर गई थी और वही वनिता की तो चीख निकल गई थी। पर तभी एक गार्ड ने अपने कमर से गन निकाली और संदीप के माथे पर निशाना लगाते हुए बोला, 1, 2, अभी वो 3 बोलता उससे पहले संदीप ने आशना को छोड़ दिया।
संदीप के खींचने से आशना के कपड़े थोड़े फट गए थे, तो वो जल्दी से अपने रूम की तरफ भागी। इधर वो गार्ड अब संदीप की पिटाई करने लगे थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वो गार्ड बड़ी बेरहमी से उसे मार रहे थे। और अब तक जो संगीता छुप कर बैठी थी, वो बाहर आ गई थी, क्योंकि उससे अपने भाई को मार खाते देखा नहीं जा रहा था। संगीता जैसे ही संदीप को बचाने उसके पास जाने लगी, एक गार्ड ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। संगीता की हालत खराब हो गई थी। अब वो बस एक जगह खड़ी अपने भाई को मार खाते देख रही थी और गार्ड से उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। वनिता अपनी बहू को देख रही थी, पर तभी वहां हड्डी टूटने की आवाज आई। ये हड्डी टूटने की आवाज थी। संगीता उस आवाज को सुनकर डर से कांप रही थी और संदीप पागलों की तरह दर्द से चिल्ला रहा था। वहीं अब एक बार और हड्डी टूटने की आवाज वहां गूंजी, क्योंकि गार्ड ने संदीप के दोनों हाथ तोड़ दिए थे, जिसे देखकर संगीता की तो सांसें थमने को तैयार थीं। और वहीं वनिता ने उन गार्ड को रोकते हुए कहा, बस करो, छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। तो एक गार्ड संदीप को खींचते हुए घर के बाहर लेकर गया। तो वहीं दूसरा गार्ड वनिता से बोला, मीनम आप आराम से बैठ जाइए, सर अभी 2 मिनट में यहाँ पहुंचते होंगे। वनिता पहले ही समझ गई थी, ये नक्श के आदमी थे जो आज किसी फरिश्ते की तरह उनकी मदद करने आए थे। दोनों गार्ड ने सबको उठाकर घर के बाहर फेंका और अंदर आकर खड़े हो गए। वही संगीता एम्बुलेंस को कॉल कर अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर चली गई थी। तभी नक्श वहां आया और आते ही वनिता से बोला, माँ आप ठीक तो है? नक्श की ऐसी केयरफुल आवाज से वनिता को नक्श से अपनेपन का एहसास होने लगा था। इतनी केयर के साथ कभी उनका बेटा भी उनसे बात नहीं करता था। वो बोली, मैं ठीक हूँ बेटा, और आशना भी ठीक है। तुम्हारे गार्ड ने सही टाइम पर यहाँ आकर हमें बचा लिया। पर नक्श की नजर तो आशना को ढूंढ रही थी। वो एक बार देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं। तभी वनिता उससे बोली, वो अपने कमरे में गई है, तुम उससे मिल सकते हो, वो वाला कमरा उसका है। वनिता के बताने पर नक्श ने हाँ कहा और आशना के रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आशना आज सुबह से बस रो रही थी और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो कपड़े बदलकर बाहर अपनी माँ को देखने आई। तो